हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज एक नए प्रैक्टिकल के साथ में हम लोग आज देखेंगे स्फेरोमीटर यानी गोलाई मापी। ठीक है, तो अभी इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं उसमें आपने प्रैक्टिकल में वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज के बारे में अच्छे से अध्ययन किया था। आज आप देखेंगे कि किस प्रकार से गोलाई मापी, जिसको हम स्फेरोमीटर कहते हैं, किसी भी तल की वक्रता त्रिज्या नापने के लिए उसका प्रयोग कैसे होता है। तो आज एक नई चीज़ सीखने के पर्पज़ से, एक कुछ नया सीखने के लिए अपने दिमाग को प्रिपेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो नाम जैसे बताया गोलाई मापी, ठीक है, स्फेरोमीटर जो आपको सामने चित्र में दिखाई दे रहा है। तो इसके पहले जो चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं और फिर प्रयोग में एक एक करके बिल्कुल एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे भी। तो लेट स्टार्ट। सी इन दिस पिक्चर, हर एक एपरेटस की तरह इसमें भी दो प्रकार के आप पैमाने देख रहे हैं, दो प्रकार के स्केल देख रहे हैं। एक इसके लिए है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हो बीच में मिडिल में 0 है, ऊपर मिलीमीटर में और ठीक उसी प्रकार नीचे भी मिलीमीटर में अंकित है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हैं कि 0 से ऊपर 5 मिलीमीटर और उसके ऊपर 10 मिलीमीटर। ठीक इसी तरह से इसके नीचे की बात की जाए तो नीचे 5 मीटर और नीचे 5 मिलीमीटर और नीचे 10 मिलीमीटर। ठीक है, इसी तरह से इसके साथ में आप एक स्क्रू देख रहे हैं। ये वाला जो स्क्रू है, इस स्क्रू के ऊपर एक वृत्तीय पैमाना बना हुआ है, एक गोल सर्किल ये आप देख रहे हो उसके चारों तरफ। ओके, और इस सर्किल में आपको इजीली क्लियर है कि यहाँ पर ये 0, 10, 20, 30, 40 से लेकर ये अप टू 80 और 90 और यहाँ पर आएंगे तो आप फिर से वो 100 यानी 100 भागों का ये वृत्तीय स्केल है। यानी वृत्तीय पैमाने पर बने भागों की संख्या कितनी है या इस सर्कुलर डिस्क के ऊपर कितने पार्ट इसमें डिवाइडेड हैं, तो आप इजीली यहाँ पर देख सकते हो। एक चीज़ और देख लीजिए कि इस स्क्रू में आप इसके सामने वाला का जो ये लाए हैं, ठीक है, इसके सामने की जो 0 दिखाई दे रहा है आपको, यानी मेन स्केल जो है, मुख्य पैमाना कौन सा है, ये वाला पैमाना है। ठीक है, मेन स्केल। और सर्कुलर डिस्क पर जो बना हुआ है ये गोली वृत्तीय पैमाना इसको हम बोलेंगे, वो आपका ये है। तो इसमें ठीक उसी तरह से जैसे पिछले वाले ऑपरेटर्स में भी आपने देखा था कि शून्यांक त्रुटि किसी में है किसी में नहीं है, तो उसके लिए हम सबसे पहले यही देखते हैं कि मुख्य पैमाने का जो शून्य है वो वृत्तीय पैमाने के शून्य की सीध में होना चाहिए। ठीक है ना, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप दिमाग में ये सेटअप बना लीजिए कि इसमें भी उसी प्रकार से शून्यांक त्रुटि का हम चेक करेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी थोड़ी प्रोसीजर अलग है। इसमें एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें कि इसमें 3 निडल्स आप देख रहे हो, नीचे 3 पेच देख रहे हो, 3 क्यों 4 पेच होंगे। ठीक है, 3 पेच में एक पेच ये, एक ये और एक जो आपको सीन नहीं हो रहा। ठीक है, चौथा पेच जो है वो इस पेज का है जो आप इसको इंडिकेट कर रहा हूँ मैं, सभी लोग ध्यान से देखें। ठीक है, ये वाला जो है इसको मिला लेंगे तो इस प्रकार 4 पेज हो जाएंगे। यानी इसके 3 टांगें तो हो गई, 3 टांगें जिस पर ये पूरा एपरेटस बेस करेगा, 3 लेग्स। ठीक है, और ये बीच वाला स्क्रू, और इस स्क्रू को जब आप रोटेट करेंगे तो रोटेशन से ये आप देखेंगे कि इसके सापेक्ष यानी मेन स्केल जो है उसके लिए अगर आप इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये ऊपर की तरफ इंडिकेट करेगा, यानी इसके सीध में पड़ेगा। और अगर नीचे की तरफ इसको रोटेट करते हो तो ये जो सर्कुलर डिस्क है ये नीचे की तरफ खिसकने लगेगी। यानी एक पूरा चक्कर अगर आप जब इसको रोटेट करेंगे तब ये मिलीमीटर में या तो नीचे की तरफ होगा या ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि उस सरफेस की गोलाई कितनी है। चलिए अब थोड़ा सा इसके एपरेटस के बारे में और जानकारी इसके प्रयोग से ले लेते हैं। तो इसके चित्र में देखिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी ले लें कि स्क्रू गेज की भांति जो गोलाई मापी जो है वह भी पेच के सिद्धांत पर एक यंत्र है। ठीक है, यह पतली प्लेटों की मोटाई तथा गोलाकार सरफेस या गोलाकार पृष्ठों की रेडियस ऑफ कर्वेचर वक्रता त्रिज्या नापने के काम आता है, इसलिए इसको गोलाई मापी कहते हैं। जैसे चित्र में आप देख रहे हैं, तो अब चूंकि मैं आपको चित्र पहले ही दिखा चुका हूं तो अब आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो इसमें क्या होता है, इसकी रचना को पढ़ लीजिए, इसका स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, धातु का एक फ्रेम F 3 टांगों पर टिका होता है। ठीक है, इन टांगों के नुकीले सिरे A, B तथा C होते हैं, जैसे आप देख रहे हो 3 टांगें जो मैंने आपको इंडिकेट कराई थी। ठीक है, तथा एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि अगर आप इस एपरेटस को किसी सिंपल पेपर के ऊपर प्रेस करेंगे ना तो इसके जो
तीन टांगें जो कह रही हैं ये उस पेपर के ऊपर अपना निशान छोड़ देंगी, ठीक है, वहाँ पर एक छेद कर देंगी, ठीक है। अगर आप उन सभी को आपस में मिला देंगे तो ट्रायंगल प्राप्त होगा, आपको एक समबाहु त्रिभुज मिलेगा। फ्रेम एफ के बीच में एक चूड़ीदार छेद होता है जिसमें एक पेच गुजरता है, ठीक है। इस पेच की बात हो रही है, जिस पेच को हमने बताया था वृत्तीय पैमाने के संपर्क में है। इसे गुंडी एच के द्वारा ऊपर नीचे चलाया जा सकता है। पेच की नोक डी बिंदुओं ए बी सी से बराबर दूरियों पर होती है। पेच के ऊपरी सिरे पर एक गोल चकती एस लगी होती है। इसकी परिधि 100 अथवा 50 बराबर भागों में बटी रहती है। जैसे हमने अभी अपना अपरेटस देखा था, ठीक है, तो वो कितने भागों में बटा हुआ था, वो 100 में बटा हुआ था, 50 में नहीं था, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें वो 50 इक्वल भागों में बटे हों। क्लियर। जब पेच ऊपर नीचे चलता है तो चकती एक ऊर्ध्वाधर पैमाने यानी साइड में जो ऊर्ध्वाधर पैमाना लगा था आपने देखा था, 0 था बीच में, 5 मिलीमीटर ऊपर जा सकते थे, 10 था, ठीक है। इसी प्रकार नीचे भी जा सकता था। तो यहाँ पर इसीलिए लिख के दिया है कि ऊर्ध्वाधर पैमाने m के सारे ऊपर नीचे खिसकती है। इस पैमाने पर मिलीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं और शून्यांक जो है बीच में होता है। ये पैमाने किसी भी टांग के साथ जुड़ा रहता है तथा मुख्य पैमाना कहलाता है। एक बार फिर से चित्र को देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जितनी भी बातें बताई गई वो सभी बातें आपको स्पष्ट रूप से इसमें दिखाई दे रही हैं। देखिए बेटा, ये जो मेरा प्रोजेक्ट बनाने का ये जो आपका वीडियो बनाने का जो सिलसिला है, ठीक है, वो इसीलिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज पा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें, ठीक है। अब ऐसा कोई अपरेटस, ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए जो हमारे स्टूडेंट्स को नहीं पता हो, और ख़ास तौर से जो हमारे छात्र इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, उनको हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, क्योंकि इस समय में हम लोगों को साथ रहना होगा और हर एक चीज़ को अच्छे से समझना होगा। तो और मैंने देखा भी है कि प्रैक्टिकल के वीडियोस आप काफ़ी अच्छे से देख रहे हो, काफ़ी सिंसियरिटी से देख रहे हो और सीख रहे हो, तो इसीलिए मैं मोटिवेटिव हूँ, ठीक है। मोटिवेशन मुझे मिल रहा है कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी के साथ में मैं आपको सरलतापूर्वक, सरल से सरल तरीके से आपको सारे प्रैक्टिकल्स क्लियर कर दूँ, ठीक है। मेरा प्रयास रहेगा और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में आप इसको शेयर करिए, ठीक है, जिससे कि और जो बच्चे इस पर नए हों वो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप अपने सभी किसी भी फिजिक्स से रिलेटेड हो या रीजनिंग से रिलेटेड हो या प्रैक्टिकल से रिलेटेड हो या कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, वो सारी जानकारी आप वहाँ पर इजीली पा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें रचना हम लोग इसमें देख चुके हैं। अब रचना के बाद इसमें देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसके और इसके लेने की क्या क्या विधि हैं, ठीक है, इसकी माप लेने की कौन कौन सी विधियां हो सकती हैं, तो उसको लिए हम स्टडी करते हैं। तो सभी एपरेटर्सों की तरह इसमें भी अल्पतमांक होता है, ठीक है ना। तो पहले भाग में क्या करेंगे हम, इसके जो माप लेने की जो विधि है उसको 3 भागों में बांटा है। पहले भाग में देखेंगे कि गोलाई मापी के अल्पतमांक ज्ञात करना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए गोल चकती एस को एक पूरा चक्कर घुमाते हैं, या तो ऊपर चलेगी या नहीं चलेगी, ठीक है। उस दूरी को ऊर्ध्वाधर पैमाने पर पढ़ लेते हैं। यही गोलाई मापी के पेच का चूड़ी अंतराल कहलाता है, ठीक है। अब अल्पतमांक पता कैसे करोगे, तो अल्पतमांक पता करने का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है, वो ये है कि चूड़ी अंतराल बटे यानी अपॉन गोलीय चकती पर बने भागों की कुल संख्या, ठीक है। चूड़ी अंतराल का मतलब लगातार जो पेज पर जो चूड़ियाँ बनी हुई हैं उनके बीच की दूरी कितनी है, तो मोस्टली वो दूरी कितनी है आपकी 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर है, 1 mm, ठीक है। और गोलीय चकती पर बने भागों की संख्या कितनी है, वो आपकी 100 है, 100 बने हुए हैं, ठीक है ना। 100 बने हुए तो आप इसका अगर भाग लगाएंगे तो क्या वैल्यू आपके पास आएगी 0.01 mm मिलीमीटर, ठीक है। और उस मिलीमीटर को आप जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो एक 0 और बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे इसकी अल्पतमांक कितनी प्राप्त होगी आपको, इसकी अल्पतमांक आएगी 0.001, ठीक है, 001 इतना सेंटीमीटर। आगे देखते हैं। तो अगले भाग में देखिए, पहला भाग आपने कर लिया, गोलाई मापी का अल्पतमांक पता कर लिया, उसके बाद पता करते हैं शून्यांक त्रुटि ज्ञात करना, ठीक है। शून्यांक त्रुटि के लिए क्या है कंडीशन, वही कि आपने एक देखा था 0 किसका था, मुख्य पैमाने का, ठीक है। इसके ऊपर भी खाने बने हुए थे और नीचे भी थे, और था एक गोली पैमाने का। तो गोली पैमाने पर जो 0 है, जब उस स्फेरोमीटर की तीनों टांगें, बीच वाली को नहीं कह रहे, बीच वाला तो चूड़ी अंतराल का है, स्क्रू का है, ठीक है, उसकी चूड़ी उसके नहीं, बाकी की तीनों टांगें जो किसी तल को एक साथ छू रही हों, ठीक है, और ये स्क्रू भी नीचे तल को छू रहा हो, यानी ये चारों क्या हो रही हो, नीचे एक समतल तल पर स्थित हों, ठीक है। उसको पता करने का भी तरीका जब मैं प्रैक्टिकल आपको करते हुए दिखाऊंगा तो उसमें आप इसको समझ लेंगे। ये पार्ट 1 है, इसमें आप अभी ये सीख रहे हैं कि हमको करना क्या है, ठीक है।
जिस तरह से हमें स्क्रू गेज को समझने में बहुत आसानी हुई थी, क्योंकि उसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके थे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो ईजिली देख लिया था। तो इसमें भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस स्फेरोमीटर की तीनों टांगें और बीच वाला पेच, ये चारों चीज़ें उस तल को किसी तल पर हम उसको रखेंगे, एक समतल पर रखेंगे, प्लेन पर रखेंगे, और ये देखेंगे कि ये सभी उस सरफेस को टच कर रही हों। इस कंडीशन में जो मुख्य पैमाने का जो ज़ीरो है वो वृत्तीय पैमाने के ज़ीरो की बिल्कुल सीध में होना चाहिए। दोनों क्या होनी चाहिए, एक सीध में होनी चाहिए। ठीक है, देखिए पढ़िए। इसके लिए गोलाई मापी की कांच की एक समतल प्लेट पर रखते हैं गोलाई मापी को। ठीक है, गोलाई मापी को यानी स्फेरोमीटर को कांच की समतल प्लेट पर रखते हैं और इस प्रकार घुमाते हैं कि पेच की नोक प्लेट को ठीक छूने लगे। ठीक छूने की स्थिति में पेच की नोक अपने प्रतिबिंब को स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है। इसके पश्चात इस स्थिति के पश्चात यदि पेच को घुंडी के साथ थोड़ा सा भी घुमा दिया जाए तो पेच की नोक घूम जाएगी। मैं स्पष्ट कर दूंगा आपको करते हुए, दिखाते हुए। ठीक है, अभी आपको यहाँ क्लियर नहीं हो रहा। इस स्थिति में यदि चकती का शून्य ऊर्ध्वाधर पैमाने के शून्य की सीध में है तो शून्याङ्क त्रुटि नहीं होती है। ठीक है, और अगर वो शून्य है वो ऊपर नीचे होगा। यदि चकती का ऊपरी तल ऊर्ध्वाधर पैमाने के शून्य से ऊपर हो तो शून्याङ्क त्रुटि धनात्मक होगी, और अगर नीचे होगा तो शून्याङ्क त्रुटि आपकी ऋणात्मक होगी। चित्र के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, इस चित्र में बिल्कुल क्लियर है कि इसमें जब हम तीनों टांगें और बीच वाला स्क्रू का पेच नीचे किसी समतल को टच कर रहा हो, उस स्थिति में ऊर्ध्वाधर पैमाने का शून्य, ठीक है, ये चला गया, और इधर चकती को देख रहे हैं, चकती का शून्य ऊपर चला गया। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में ये जो त्रुटि है वो आपकी कैसी कहलाएगी, पॉजिटिव कहलाएगी, धनात्मक कहलाएगी। और अगर यही स्थिति नीचे की तरफ होती, नीचे अगर रह जाता है तो इस त्रुटि को हम कहते हैं नेगेटिव त्रुटि। ठीक है, नेगेटिव रहती। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि होगी और किस प्रकार ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चित्र में देखिए, अब ये शून्याङ्क त्रुटि इसमें किस तरह की रहेगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, क्योंकि ऊर्ध्वाधर पैमाना आपका ऊपर रह गया और चकती यानी वृत्तीय पैमाना या डिस्क जो है वो इस जीरो से नीचे आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार बिल्कुल क्लियर हो गया कि पॉजिटिव यानी धनात्मक शून्याङ्क त्रुटि कब होगी और ऋणात्मक शून्याङ्क त्रुटि कब होगी और कैसे होगी। किसी समतल पर रखने की जो बात कही गई है वो इस प्रकार इस चित्र से स्पष्ट है, इस डायग्राम से स्पष्ट है। क्या करेंगे कि उसके नीचे किसी हम प्लेन मिरर को लगाएंगे या प्लेन स्लैब को लगाएंगे, किसी ग्लास स्लैब को रखेंगे और इस प्रकार उसकी तीनों टांगें, ये तीनों टांगें जो हैं वो नीचे इसको स्पर्श कर रही होंगी और साथ ही साथ ये बीच का जो स्क्रू का पॉइंट है ये पॉइंट भी इसके तल को स्पर्श कर रहा होगा। करते ये हैं कि इन सब के नीचे से, ठीक है, जब ये तीनों टांगें जो हैं वो किसी समतल प्लेट पर रखी हुई हों या समतल सरफेस पर अगर रखी हुई हों तो क्या करते हैं, एक पतला सा कागज़ लेते हैं और उसको इसके नीचे से निकाल के बारी बारी से सबके नीचे से निकाल कर देखते हैं। ठीक है, होता क्या है कि अगर ये थोड़ा सा भी पेच आपका ज़्यादा घूम जाए तो इन तीनों में से कोई एक टांग ऊपर हो जाती है और वो जो कागज़ हम लोग हर किसी के नीचे से निकाल कर चेक कर रहे होते हैं वो कागज़ उसके नीचे से ईजिली निकलने लगता है। ठीक है, तो इसको जब एक्सपेरिमेंट करते हुए हम दिखाएंगे तो वहाँ ये देखेंगे कि किस प्रकार से इसको चेक किया जाता है कि इसकी चारों चीज़ें, तीनों टांगें और बीच का स्क्रू का पेच उस सरफेस को आसानी से टच कर रहा हो, स्पर्श कर रहा हो। देखें अब इसका उपयोग क्या है। ठीक है, गोलाई मापी के उपयोग क्या क्या हैं उसको हम देख लेते हैं। आइए देखते हैं। तो गोलाई मापी के उपयोगों में सबसे पहला उपयोग किसी प्लेट की मोटाई ज्ञात करना। गोलाई मापी के पेच को ऊपर करके अथवा नीचे करके कांच की प्लेट पर रखते हैं, उस प्लेट को रख देते हैं जिसकी मोटाई ज्ञात करनी होती है। ठीक है, और पेच को इतना घुमाते हैं कि उसकी नोक प्लेट के ऊपरी तल को ठीक छूने लगे। गोलाई मापी की तीनों टांगें कांच की प्लेट पर टिकी रहती हैं। इस स्थिति में यदि चकती का ऊपरी तल ऊर्ध्वाधर पैमाने के शून्याङ्क से ऊपर है तो यंत्र का पाठ्यांक धनात्मक है और यदि पाठ्यांक नीचे है तो पाठ्यांक आपका ऋणात्मक है। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर पैमाने और चकती का पाठ पढ़कर शून्याङ्क त्रुटि के लिए बताई गई रीति यानी मेथड के अनुसार निकाल लेते हैं। इससे शून्याङ्क त्रुटि को बीजगणितीय की रीति से घटाकर प्लेट की मोटाई ज्ञात कर ली जाती है। ठीक है, जिसको जब एक्सपेरिमेंटली बताएंगे तो बहुत सरल से आपकी समझ में आएगा। आगे देखें।
दूसरा उपयोग है इसका किसी भी गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में। ठीक है, किसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने में। प्रत्येक गोलीय पृष्ठ किसी भी गोले का भाग होता है। उस गोले की त्रिज्या उस गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाती है। ठीक है ना। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो फॉर्मूला आपका यूज़ होता है वो आपके सामने है कि r² = L² + 6h + h/2। ठीक है, तो L क्या है यहाँ पर? L है आपकी जो तीनों समबाहु त्रिभुज बनेगा, मैंने जैसे बताया, उसको हम जब हल्के से दबाएंगे तो उसके तीनों पॉइंट उस कागज़ को या उस पेपर को टच करेंगे। उन तीनों पॉइंटों को मिलाकर आप, तो यहाँ से आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि L क्या है। ठीक है, तो L जो है वो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, मोस्टली सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, तो उसमें यही वाला फॉर्मूला आप प्रयोग करेंगे कि r = L² + 6h + h/2। h क्या है? तो सारणी के द्वारा हम h का भी मेजरमेंट करेंगे और इसकी लंबाई यानी समबाहु त्रिभुज जो आप साइड में बना हुआ देख रहे हैं ABC। ठीक है, इसमें लंबाई L का जो मान है वो हम तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे और उसमें 3 का भाग लगाकर मध्यमान निकालकर इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए r का मान निकालेंगे। ठीक है, तो अगले आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। दोनों ही मेथड में आपको बताऊंगा, किसी भी मोटाई को ज्ञात करने में और किसी भी सरफेस की वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करने में हम इसका प्रयोग देखेंगे। ठीक है, उपयोग देखेंगे। तो लगातार बने रहिए मेरे साथ में, शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लगातार देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।